सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चीन में सड़कों पर उतरी जनता से डरी जिनपिंग सरकार को कोरोना पाबंदियों में ढील देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिनपिंग को यह गुमान था कि वो जीरो कोविड पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जनता के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद जिनपिंग को झुकना पड़ा और कोरोना पाबंदियों में राहत के ऐलान का फैसला लेना पड़ा। हालांकि बीजिंग समेत कुछ और शहरों में ये ढील फिलहाल नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनपिंग को जनता ने बता दिया कि चीन में उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। चीन में जोरदार विरोध के बाद झुकी जिनपिंग सरकार। क्रूर जीरो कोविड नीति में दी सरकार ने ढील। 2 साल बाद कोरोना के सख्त नियमों में राहत। दुनिया के लिए खतरनाक है जिनपिंग का ऐलान। चीन में पिछले 2 साल से सख्त लॉकडाउन से परेशान जनता जिनपिंग सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आई। क्वारंटीन में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाओं की किल्लत होने लगी। बच्चों को खाना और दूध मिलना मुश्किल होने लगा तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो आजादी की मांग करते हुए जिनपिंग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। लिहाजा जनता के लगातार जोरदार विरोध के बाद जिनपिंग सरकार को झुकना पड़ा। अब सरकार ने सख्त कोरोना नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। नई घोषणाओं के मुताबिक शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, कमर्शियल बिल्डिंग और आवासीय परिसरों में प्रवेश करने के लिए कोविड टेस्ट के रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, जबकि बीजिंग के लोगों को अभी भी रेस्टोरेंट, स्कूल, बार, इंटरनेट कैफे, इंडोर गेमिंग स्टेडियम, नर्सिंग होम, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश करने के लिए 48 घंटों के भीतर कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होगी। चाइना की ये जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, आप सबको पता है कि इसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुए थे, तकरीबन 1 महीने से चल रहे थे और शी जिनपिंग अभी झुक गए हैं और उन्होंने ये ढील काफी हद तक अभी बहुत ही ढील छोड़ दी है। लेकिन सवाल उठता है ये क्यों किया है। देखिए, हम सबको पता है, दुनिया को पता है, ये प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है और अगर वो ढील नहीं देते तो ये प्रोटेस्ट चलते रहते, क्योंकि उन्होंने ये अपना सबक ईरान के प्रोटेस्ट से लिया है, जहाँ की अभी 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि राजधानी बीजिंग में अब भी कोरोना की बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को शहर में 2260 कोविड संक्रमण के केस मिले थे। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक मंगलवार को चीन में 4988 कंफर्म केस, जबकि 22,859 संभावित केस की पुष्टि हुई। बीजिंग और शंघाई सहित कई चीनी शहरों में जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जिसके कारण शहरों और अपार्टमेंट परिसरों में समय समय पर तालाबंदी की गई, जिससे लोग कई दिनों तक घर के अंदर बंद रहे और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की। चाइना का जो स्टेट मीडिया है पिछले 1 हफ्ते तक बहुत क्लियर लफ्जों में बोल रहा था, क्योंकि उनको वही बोलना पड़ता है जो सीपीसी बोलती है, और उनकी बोलने के मुताबिक वो ये बोल रहे थे कि जीरो कोविड पॉलिसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, और इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि लोगों की जान बचाने का उनका इरादा है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुए और सरकार को अभी लगा कि ये ज्यादा अगर चलता रहा तो इनके लिए हानिकारक होगा, तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है और काफी हद तक झुक गए हैं। चीन में पिछले 2 साल से सख्त लॉकडाउन के कारण जनता परेशान है। हाल ही में चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन विरोधी एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। इसके अलावा चीन के गुइयांग शहर में लॉकडाउन के दौरान खाने की किल्लत हो गई थी। इसके बाद 11 सितंबर से जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया था।
लोग आटे, चावल, दूध और अंडे जैसी जरूरी चीजों की किल्लत से जूझ रहे थे, जिससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में भयंकर गुस्सा था। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चीन पर कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर मानवाधिकार उल्लंघन का भी आरोप लगा था। वहीं नियमों में भी जहां आम जनता के लिए राहत की बात है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञों को इससे घबराहट हो रही है। यही नहीं, लॉकडाउन वाले कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती हो रही थी। इस वजह से वुहान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 19 सितंबर को जोरदार प्रदर्शन किया था। बाद में वुहान यूनिवर्सिटी के एक मैनेजर पर गबन और बिजली चुराने के लिए 20 लाख युआन का जुर्माना भी लगा। इसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया। इसके अलावा वुहान में बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान लोग भी जिनपिंग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। उनका स्टेट मीडिया बोल रहा है कि सरकार ने मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया है कि अब जीरो कोविड पॉलिसी की जरूरत नहीं थी। तो वो दिखा रहे हैं इसको अपनी जीत, लेकिन हकीकत में उनको भी पता है, चाइनीज सिटीजन्स को पता है और पूरे विश्व को पता है कि ये सारा ढील दिया गया है, ये जो प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये है एक्चुअल कहानी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीनों या कुछ हफ्तों में क्या होगा कोई नहीं जानता। चीन में बुजुर्गों में वैक्सीनेशन दर बहुत कम है। अस्पतालों में कम आईसीयू और तेजी से बढ़ते मामलों के अलावा एंटी वायरल दवाइयों की भी कमी है। भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर है और चीन की कुल वैक्सीनेशन की दर ज्यादा है, लेकिन एक केस हालात को बेकाबू कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या फिर जिन पर खतरा ज्यादा है, ये देश के हालात खराब कर सकते हैं। ये हालात न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कोविड के नियमों में दी गई ढील की टाइमिंग काफी खराब है। चीन में ऐसे समय में नियमों में ढील दी गई है जब सर्दियों का मौसम है और पहले से ही सामान्य फ्लू के केस बढ़ रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि ये जिनपिंग की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से चीन में जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन बढ़े हैं, उसकी वजह से सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को कड़वा स्वाद चखाने के लिए सऊदी अरब से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भी सऊदी से दोबारा नजदीकियां बढ़ाने के लिए एक नया दांव चला है। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में कथित भूमिका के मामले में अमेरिका की एक अदालत ने क्राउन प्रिंस सलमान को बरी कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब से हाथ मिलाकर बाइडेन को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये अरब दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका का चीन और सऊदी अरब के साथ तनाव चरम पर है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिनपिंग इस दौरान चीन खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की बैठक में भी शामिल होंगे और अमेरिका के खिलाफ सदस्य देशों का समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। जीसीसी एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। जिनपिंग का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद हो रहा है जिसमें बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर चीन की पैठ नहीं बनने देगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से नहीं जाएगा और चीन, रूस और ईरान को यहां पैठ भी नहीं बनाने देगा। सऊदी अरेबिया की अभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। सबसे पहला कारण तो वो है कि ये ओपेक का लीडर है और नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा रही है और इसीलिए अमेरिका का हमेशा झुकाव
मिडिल ईस्ट में रहा है, और खासकर सऊदी अरेबिया के साथ, इनके साथ हर तरह के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मिलिट्री रिलेशन थे। कई सालों से इनके अमेरिका के साथ रिलेशन थे। खटास आई थी खशोगी मर्डर के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने MBS का रोल उसमें घोषित किया। लेकिन फिलहाल की जो विजिट हुई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, उसके बाद तो ये लोएस्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप पहुंच गई थी। लेकिन बाइडेन के बयान को गलत साबित करने के लिए शी जिनपिंग सऊदी अरब के लिए खजाना खोलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान सऊदी अरब और चीन के बीच 29.3 अरब डॉलर की डील होगी। सऊदी अरब लंबे समय से खाड़ी देशों में अमेरिका का करीबी सहयोगी देश रहा है, लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने और खशोगी मर्डर के बाद दोनों ही देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई। राष्ट्रपति जिनपिंग अब सऊदी और अमेरिकी संबंधों में आई इसी कड़वाहट को भुनाने में जुट गए हैं। सऊदी अरब दुनिया के ऊर्जा बाजार के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये यात्रा इस लिहाज से भी अहम है कि वो कोरोना महामारी के बाद तीसरे विदेशी दौरे पर हैं। जिनपिंग की ये सऊदी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका के साथ ओपेक की तेल की कीमतों को लेकर तनाव काफी बढ़ा हुआ है। सऊदी अरब जहां सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, वहीं चीन सबसे बड़ा आयातक देश है। अभी जब अमेरिका ने रियलाइज किया कि सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और वो रियलाइजेशन जब हुआ जब ये रशिया ने ओपेक के साथ ये डील की थी, और जो कटौती करनी थी ऑयल प्रोडक्शन में जो यूएस चाहता था वो नहीं हुई, तो ये सबसे बड़ी अमेरिका को रियलाइजेशन हुआ कि अब सऊदी अरेबिया एक दूसरे कैंप में, रशियन कैंप का भी सुन रहा है। और इसीलिए चाइना ने भी इस मजबूरी का फायदा उठाया। उनको भी पता चला कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सऊदी अरेबिया की बहुत है, और इसीलिए वो ये विजिट कर रहे हैं। तेल के उत्पादन को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी साल अक्टूबर में ओपेक देशों ने तेल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए रोजाना के तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल की कटौती की थी। ओपेक देशों ने अमेरिका के विरोध के बावजूद ये फैसला लिया था। हालांकि अमेरिका की अदालत ने क्राउन प्रिंस सलमान को पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में कथित भूमिका के मामले में बरी कर दिया है। खशोगी को बिन सलमान के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाना जाता था। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही खशोगी की हत्या की मंजूरी दी थी। और अपने सऊदी दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये मुद्दा उठाया था। सऊदी अरेबिया को यह भी पता है कि वेस्ट एशिया में उनका वन ऑफ द सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, और ईरान और चाइना के बहुत क्लोज संबंध हैं। तो जाहिर है सऊदी अरेबिया सबके साथ, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे चाइना हो, सबके साथ अपना फायदा उठाएगा और ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखेगा। और जिस कंट्री ने उस पर कोई गलत किस्म का प्रेशर डाला तो उसका झुकाव उसके प्रति दूसरी कंट्री के हो जाएगा। बता दें, 8 दशकों से सऊदी अरब अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी रहा है। अगर चीन के साथ अमेरिका के संबंधों की बात है तो ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों में हाल के दिनों में कड़वाहट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के ताइवान पर हमले को लेकर सुरक्षा की गारंटी दी है। बाइडेन के इस बयान के बाद से ही चीन के साथ तनाव बढ़ा है। चीन अब इसलिए मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है। हालांकि खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी से पीछे हट रहा है। चीन इसी कारण सऊदी के साथ साथ अमेरिका के दुश्मन ईरान और रूस से भी संबंध बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जापान के लड़ाकू विमान फिलीपींस पहुंचे। दोनों देशों की वायुसेना जमकर युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे चीन और रूस की सांसें थम गई हैं। जापान और फिलीपींस की वायुसेना का ये युद्धाभ्यास 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक चल रहा है, यानी साउथ चाइना सी में शक्ति का संतुलन और
समीकरण बदलेगा। जापान और फिलीपींस के लड़ाकू जहाजों की ये जुगलबंदी चीन और रूस की आंखों में खटक रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जापान के फाइटर जेट फिलीपींस में युद्ध के करतब दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जापान और फिलीपींस की वायुसेना के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के 2 F-15 फाइटर जेट फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस पर उतरे, जहां जापानी एयरफोर्स के 60 जवान मौजूद थे। जापान और फिलीपींस की वायुसेना के बीच 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक युद्धाभ्यास चलेगा। इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। कारण यह है कि देखिए, ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी की तरफ जापान, साउथ कोरिया, और साउथ चाइना सी की तरफ हो गया ताइवान और फिलीपींस। ये तमाम 4 देशों को सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना से, और जापान को थ्रेट है रूस से भी, क्योंकि जो नॉर्थ सेकरन आइलैंड्स हैं वो पहले कई जमाने पहले ये आइलैंड्स जापान के होते थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत रशिया ने उनको कब्जा कर लिया, नॉर्थ सेकलिन आइलैंड। जापानी एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक जापान के लड़ाकू विमानों का फिलीपींस पहुंचना रक्षा आदान प्रदान के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं फिलीपींस एयरफोर्स ने कहा है कि वो जापान की वायुसेना के साथ दोस्ती को आगे भी जारी रखेगा। जापानी एयरफोर्स ने कहा है कि उसने 2 F-15 फाइटर जेट के अलावा एक हवा में ईंधन भरने वाला और एक ट्रांसपोर्ट विमान भी फिलीपींस के हवाई ठिकाने पर भेजा है। वहीं फिलीपींस एयरफोर्स ने भी पिछले महीने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार वो अपनी जमीन पर जापानी फाइटर जेट का स्वागत करने जा रहा है। ये जो अलायंस दिख रहा है, और मैंने बहुत पहले एक बार बोला था कि ये जो क्वाड है, क्वाड भविष्य में इस प्रकार होगा कि ये जो 4 देश हैं ये भी क्वाड में शामिल होंगे। धीरे धीरे क्वाड हो सकता है इंडिया को छोड़ के एक मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ेगा, जिस प्रकार एक नेटो है। और चाइना को भी पता है कि ये एक क्वाड जो है एक नेटो जैसी फोर्स भविष्य में साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में, या मैं बोलूंगा इंडो पैसिफिक ओशन में संभावना है ये एक फोर्स खड़ी होने की। जापान और फिलीपींस के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की सहयोगी है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने करीब 3 साल तक फिलीपींस पर कब्जा जमा रखा था। जापान की वायुसेना ने फिलीपींस के हवाई ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों पर आत्मघाती हमले के लिए किया था। जापान के फाइटर जेट ऐसे समय पर फिलीपींस पहुंचे हैं जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अब रूस भी चीन के साथ मिलकर फाइटर जेट और बॉम्बर उड़ा रहा है। यही वजह है कि फिलीपींस और जापान अपने रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। करीब हफ्ते भर पहले चीन के 2 H-6 बॉम्बर, रूस के Tu-95 बॉम्बर और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने साउथ कोरिया के साथ साथ जापान सागर के ऊपर से उड़ान भरी थी। रूस और चीन की इस आक्रामक कार्रवाई के जवाब में साउथ कोरिया भी एक्शन में आ गया और उसने अपने लड़ाकू विमानों से उनका पीछा किया। वहीं चीन ने सफाई दी है कि ये जोन क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र नहीं है और सभी देशों को वहां से गुजरने का हक है। वहीं चीन और रूस के विमानों को अपनी तरफ आता देख जापान ने भी अपने फाइटर जेट को दौड़ाया, जबकि चीन और रूस ने पहले कहा था कि उनके फाइटर जेट संयुक्त रूप से सामान्य गश्त को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन देशों के बीच चल रही लुका छिपी का खेल खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूं और आपसे विदा लेती हूं।